हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस चैप्टर सेकेंड राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ओनली अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एंड द रिलेशंस अमंग them. As we studied in the last chapter, the Constitution is a document that sets limits on the powers of the government and ensures a democratic system in which all persons enjoy certain rights. In this chapter, we shall study the fundamental rights contained in the Indian Constitution. Part 3 of the Constitution of India lists the fundamental rights and also mentions the limits on these rights in the past 6 decades. The scope of rights has changed and in some respects expanded. After studying this chapter, you would know what are the various fundamental rights listed in the Constitution of India, how these rights are protected, what role the judiciary has played in protecting and interpreting these rights, and what is the difference between the fundamental rights and the directive principles of state policy. Let's start. The importance of rights. 1982 के एशियाई खेलों से पहले निर्माण कार्य के लिए सरकार ने कुछ ठेकेदारों की सेवाएं ली थीं। कई फ्लाईओवरों और स्टेडियमों का निर्माण करना था और इसके लिए ठेकेदारों ने देश के अलग अलग भागों से बड़ी संख्या में गरीब मिस्त्री और मजदूरों की भर्ती की, लेकिन मजदूरों से कामकाज की दयनीय दशा में काम लिया गया। उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी दी गई। समाज वैज्ञानिकों की एक टीम ने उनकी स्थिति का अध्ययन कर सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। उन्होंने दलील दी कि तय की गई न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी देना बेकार या बंधुआ मजदूरी जैसा है और नागरिकों को प्राप्त शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। न्यायालय ने इस दलील को स्वीकार कर लिया और सरकार को निर्देश दिया कि वो इन हजारों मजदूरों को उनके काम के लिए तयशुदा मजदूरी दिलाएंगे। मचल लालुंग को जब गिरफ्तार किया गया तब वो केवल 23 वर्ष का था। लालुंग असम के मरिगांव जिले के चुबुरी गांव का रहने वाला था। उस पर आरोप था कि उसने किसी को गंभीर चोट पहुंचाई। मुकदमे की सुनवाई के दौरान उसे मानसिक रूप से काफ़ी अस्वस्थ पाया गया और चिकित्सा के लिए तेजपुर के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई हॉस्पिटल में एक कैदी के रूप में भर्ती करा दिया गया। वहाँ उसका सफलतापूर्वक इलाज किया गया। डॉक्टरों ने जेल अधिकारियों को 2 बार 1967 और 1996 में चिट्ठी भेजी कि लालुंग स्वस्थ है और उस पर मुकदमा अब चलाया जा सकता है, लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। लालुंग न्यायिक हिरासत में बना रहा। मचल लालुंग को जुलाई 2005 में जेल से छोड़ा गया। उस समय वो 77 ईयर का हो चुका था। इस प्रकार वो 54 साल तक जेल में यानी हिरासत में रहा और इस दौरान उसके मुकदमे की एक बार भी सुनवाई नहीं हुई थी। जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा नियुक्त एक टीम ने राज्य में बंदियों का निरीक्षण किया तब जाकर लालुंग को स्वतंत्र होने का अवसर मिला। मचल का पूरा जीवन ही व्यर्थ बीत गया क्योंकि उसके मुकदमे की सुनवाई ही नहीं हो सकी। हमारा संविधान सभी नागरिकों को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसका मतलब ये है कि हर नागरिक को अपने मुकदमे की निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई का अधिकार है। मचल लालुंग का मामला उस स्थिति का संकेत करता है जब संविधान द्वारा दिए गए अधिकार व्यवहार में प्राप्त नहीं होते हैं। इसी प्रकार पहले एग्जाम्पल में भी संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन दिखाई देता है, लेकिन उस न्यायालय में चुनौती दी गई। इससे मजदूरों को उचित मजदूरी मिली जिसके वो हकदार थे। शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार के कारण उन मजदूरों को न्याय मिल सका। बिल ऑफ राइट्स। ये दोनों एग्जाम्पल से अधिकारों और उन्हें लागू किए जाने का महत्व पता चलता है। इसीलिए अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया जाता है। प्रजातंत्र में ये सुनिश्चित होना चाहिए कि व्यक्तियों को कौन कौन से अधिकार मिले हैं जिन्हें सरकार हमेशा मान्यता देगी। संविधान द्वारा प्रदान किया गया और संरक्षित अधिकारों की ऐसी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं।
मतलब कि अधिकारों का घोषणा पत्र सरकार को नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से रोकता है और उसका उल्लंघन हो जाने पर उपचार सुनिश्चित करता है। संविधान नागरिकों के अधिकारों को किससे संरक्षित करता है? नागरिक के अधिकारों को किसी और व्यक्ति या निजी संगठन से खतरा हो सकता है। ऐसे स्थिति में व्यक्ति को सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता होती है। ये जरूरी है कि सरकार व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हो। इसके अलावा सरकार के कई अंग जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका, नौकरशाही या न्यायपालिका अपने कार्यों के संपादन में व्यक्ति के अधिकारों का हनन कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने इन अधिकारों का महत्व समझा था और मांग की थी कि अंग्रेज शासकों को जनता के अधिकारों का आदर करना चाहिए। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के एक घोषणा पत्र की मांग उठाई और ये स्वाभाविक था कि स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के दौरान संविधान में अधिकारों का समावेश करना और सभी की राय एक थी। संविधान में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया जिन्हें की सुरक्षा देनी थी और उन्हें मौलिक अधिकारों की संज्ञा दी गई। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि मौलिक अधिकार सभी महत्वपूर्ण है और इसीलिए उन्हें संविधान में सूचीबद्ध किया गया है। उनकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए हैं। वे इतने महत्वपूर्ण हैं कि संविधान उसे स्वयं ये सुनिश्चित करता है कि सरकार भी उनका उल्लंघन ना कर सके। यहाँ पर साउथ अफ्रीकन का कॉन्स्टिट्यूशन का बताया गया है, बिल ऑफ राइट्स। जैसे दक्षिण अफ्रीका का संविधान दिसंबर 1996 में लागू हुआ था। इसे तब बनाया और लागू किया गया जब रंगभेद वाली सरकार के हटने के बाद दक्षिण अफ्रीका गृह युद्ध के खतरे से जूझ रहा था। दक्षिण अफ्रीका के संविधान के अनुसार उसके अधिकारों का घोषणा पत्र दक्षिण अफ्रीका में प्रजातंत्र की आधारशिला है। ये नस्ल, लिंग, गर्भधारण, वैवाहिक स्थिति, जातीय और सामाजिक मूल, रंग, आयु, अपंगता, धर्म, अंतरात्मा, आस्था, संस्कृति, भाषा और जन्म के आधार पर भेदभाव वर्जित करता है। ये नागरिकों को संभवतः सबसे ज़्यादा व्यापक अधिकार देता है। संवैधानिक अधिकारों को एक विशेष संवैधानिक न्यायालय लागू करता है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में सम्मिलित कुछ अधिकार जैसे कि गरिमा का अधिकार है, निजता का अधिकार है, श्रम संबंधी समुचित व्यवहार का अधिकार होता है, स्वस्थ पर्यावरण और पर्यावरण संरक्षण का अधिकार, समुचित आवास का अधिकार, स्वास्थ्य सुविधाएं, भोजन, पानी, सामाजिक सुरक्षा, बाल अधिकार, बुनियादी उच्च शिक्षा का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, ये सब कुछ है। मौलिक अधिकार हमारे कई अधिकारों से अलग हैं। जहां साधारण कानूनी अधिकारों को सुरक्षा देने और लागू करने के लिए साधारण कानूनों का सहारा लिया जाता है, वहीं मौलिक अधिकारों की गारंटी और उनकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। सामान्य अधिकारों को संसद कानून बनाकर परिवर्तित कर सकती है, लेकिन मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। इसके अलावा सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई काम नहीं कर सकता। इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे कि सरकार के कार्यों से मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने की शक्ति और इसका उत्तरदायित्व न्यायपालिका के पास है। विधायिका या कार्यपालिका के किसी कार्य या निर्णय से अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उन पर अनुचित प्रतिबंध लगाया जाता है। न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है, लेकिन मौलिक अधिकार निरंकुश या असीमित अधिकार नहीं है। सरकार मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है। राइट टू इक्वालिटी। यहाँ पर राइट टू इक्वालिटी का एग्जाम्पल दिया गया, आप इसे पढ़ सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। फर्स्ट होता है राइट टू इक्वालिटी यानी कि समता का अधिकार। इसमें कानून के समक्ष समानता, कानूनों के समान संरक्षण, धर्म, मूल वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, दुकानों, होटलों, कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों आदि में प्रवेश की समानता, रोजगार में अवसर की समानता, छुआछूत का अंत, उपाधियों का अंत।
फिर आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर रोक, जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी कराने पर रोक, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आस्था और प्रार्थना की आज़ादी, धार्मिक मामलों के प्रबंधन, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर अदायगी की स्वतंत्रता, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, राइट टू फ्रीडम, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने और सभा करने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी हिस्से में बसने और रहने की स्वतंत्रता, कोई भी पेशा चुनने या व्यापार करने की स्वतंत्रता का अधिकार है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये सब कुछ है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, वही शैक्षिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार होता है, ये सब एक मौलिक अधिकार है। समता का अधिकार ऐसे और कई और प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास करता है। ये सार्वजनिक स्थलों जैसे कि दुकान, होटल, मनोरंजन स्थल, कुआं, स्नान घाट, पूजा स्थलों में समानता के आधार पर प्रवेश देता है। केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर प्रवेश में कोई भेदभाव नहीं हो सकता। Article 16(4) Nothing in this article shall prevent the state from making any provision for the reservation of appointments or posts in favor of any backward class of citizens which, in the opinion of the state, is not adequately represented in the services under the state. इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का प्रावधान करने में नहीं रोकेगी। Article 21 Protection of life and personal liberty. No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. अनुच्छेद 21 यानी 21 जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। राइट टू फ्रीडम, किसी भी लोकतंत्र में समता और स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण अधिकार होता है। इनमें से एक के बिना दूसरे की कल्पना ही नहीं की जा सकती। स्वतंत्रता का मतलब होता है कि चिंतन, अभिव्यक्ति और कार्य करने की स्वतंत्रता। लेकिन स्वतंत्रता का ये मतलब नहीं है कि हम जैसा चाहें वैसा करने लगें। अगर ऐसा करने की इजाज़त दे दी जाए तो बहुत सारे लोग अपनी स्वतंत्रता का आनंद उठाने लगेंगे और कई लोग उससे वंचित भी हो जाएंगे। अतः स्वतंत्रता को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि बिना किसी अन्य की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाए और बिना किसी कानून व्यवस्था को ठेस पहुंचाए सभी व्यक्ति अपनी अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले सकते हैं। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, स्वतंत्रता के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। किसी भी नागरिक को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। गिरफ्तार किए जाने पर उस व्यक्ति को अपने पसंदीदा वकील के माध्यम से अपना बचाव करने का अधिकार है। इसके अलावा पुलिस के लिए ये जरूरी है कि वो अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायाधीश के सामने पेश करें। न्यायाधीश ही इस बात का निर्णय करेंगे कि गिरफ्तार सही है या फिर गलत है। इस अधिकार द्वारा किसी व्यक्ति के जीवन को मनमाने ढंग से समाप्त करने के विरुद्ध ही गारंटी नहीं मिलती, बल्कि इसका दायरा और भी व्यापक है। सर्वोच्च न्यायालय के पिछले कई निर्णयों द्वारा इस अधिकार का दायरा और बढ़ा है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार इसमें शोषण से मुक्त और मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार अंतर्निहित है। न्यायालय ने माना कि जीवन के अधिकार का
मतलब है कि व्यक्ति को आश्रय और आजीविका का अधिकार हो, क्योंकि इसके बिना कोई व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। प्रिवेंटिव डिटेंशन सामान्यतः किसी व्यक्ति को तब गिरफ्तार करते हैं जब उसने कोई अपराध किया हो, पर इसके अपवाद भी हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति को इस आशंका पर गिरफ्तार किया जा सकता है कि वो कोई गैरकानूनी काम करने वाला है, और फिर उसे वर्णित प्रक्रिया का पालन किए बिना ही कुछ समय के लिए जेल भेजा जा सकता है। इसे ही निवारक नज़रबंदी कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर सरकार को लगे कि कोई व्यक्ति देश की कानून व्यवस्था या फिर शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है तो वो उसे बंदी बना सकता है। लेकिन निवारक नज़रबंदी अधिकतम 3 महीने के लिए ही हो सकती है। 3 महीने के बाद ऐसे मामले समीक्षा के लिए एक सलाहकार बोर्ड के समक्ष लाए जाते हैं। प्रत्यक्ष रूप से निवारक नज़रबंदी सरकार के हाथ में असामाजिक तत्वों और राष्ट्र विद्रोहियों तत्वों से निपटने का एक हथियार है, लेकिन सरकार ने हमेशा इसका दुरुपयोग किया है। कई लोग ये मानते हैं कि इस कानून में कुछ ऐसे सुरक्षात्मक उपाय किए जाने चाहिए जिससे सामान्य नागरिकों के विरुद्ध कई और किसी कारण से इसके दुरुपयोग को रोका जा सके। वास्तव में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों और निवारक नज़रबंदी के प्रावधानों में परस्पर विरोधाभास है। अदर फ्रीडम्स, आप देख सकते हैं कि स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कुछ और भी अधिकार हैं, पर इनमें से कोई भी अधिकार निरंकुश नहीं है। इनमें से सभी के प्रयोग पर सरकार कुछ प्रतिबंध लगा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कानून व्यवस्था, शांति और नैतिकता के आधार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। सभा और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता का प्रयोग करने पर यह शर्त है कि वो शांतिपूर्ण और बिना हथियार के हो। सरकार किसी क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक लोगों की सभा पर प्रतिबंध लगा सकती है। प्रशासन इस शक्ति का आसानी से दुरुपयोग कर सकता है। वो सरकार के किसी कार्य या फिर नीति के विरुद्ध जनता को न्यायोचित विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति देने से मना कर सकता है, लेकिन जनता अपने अधिकारों के प्रति सजग और सतर्क हो और प्रशासन के ऐसे कामों का विरोध करे तो इसके दुरुपयोग की संभावना कम हो सकती है। संविधान सभा में कुछ सदस्यों ने अधिकारों को प्रतिबंधित करने पर अपना असंतोष जताया था। राइट्स ऑफ अक्यूज्ड, हमारा संविधान इसका भी प्रावधान करता है कि उन लोगों को भी पर्याप्त सुरक्षा मिले जिन पर कई अपराधों के आरोप हों। हम हमेशा ऐसा विश्वास कर लेते हैं कि जिस पर भी किसी अपराध का आरोप लगता है वो दोषी है, लेकिन जब तक न्यायालय किसी व्यक्ति को किसी अपराध का दोषी नहीं ठहराता तब तक उसे दोषी नहीं माना जा सकता। ये भी जरूरी है कि किसी अपराध के आरोपी को खुद को बचाने का समुचित अवसर मिलना चाहिए। न्यायालय में निष्पक्ष मुकदमे के लिए संविधान 3 अधिकारों की व्यवस्था करता है। पहला होता है किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज़्यादा सजा नहीं मिलेगी। कोई भी कानून किसी भी कार्य को पिछली तारीख से अपराध घोषित नहीं कर सकेगा और किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए नहीं कहा जा सकेगा। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अपने देश में करोड़ों लोग गरीब, दलित, शोषित और वंचित हैं या लोगों के द्वारा उनका शोषण हो सकता है। ऐसे शोषण को हम अपने देश में बेगार या बंधुआ मजदूर या मजदूरी के रूप में जानते हैं। इसी प्रकार के एक शोषण में लोगों को दास के रूप में खरीदा और बेचा जाता था। इन दोनों प्रकार के शोषणों पर संविधान प्रतिबंध लगाता है। पुराने समय में जमींदारों, सूदखोरों और कई धनी लोग बंधुआ मजदूरी करवाते थे। देश में अभी भी खास तौर से भट्टे के काम में बंधुआ मजदूरी करवाई जाती है। अब इसे अपराध घोषित कर दिया गया है और वो कानून द्वारा दंडनीय है। संविधान के अनुसार 14 साल यानी 14 ईयर्स से कम एज के बच्चों को किसी कारखाने, खदान या किसी भी खतरनाक काम में नियोजित नहीं किया जाएगा। इस प्रकार बाल श्रम को अवैध बनाकर और शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार बनाकर शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार को और अर्थपूर्ण बनाया गया है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन,
अपने संविधान के अनुसार सभी व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने का अधिकार है। इस स्वतंत्रता को लोकतंत्र का प्रतीक माना जाता है। इतिहास गवाह है कि दुनिया के कई देशों के शासकों और राजाओं ने अपने अपने देश की जनता को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया। शासकों से अलग धर्म को मानने वाले लोगों या तो मार डाल दिया जाता है या फिर विवश किया जाता है कि वो शासकों द्वारा मान्य धर्म को स्वीकार कर ले। और लोकतंत्र में अपनी इच्छा के अनुसार धर्म पालन करने की स्वतंत्रता को हमेशा एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया है। फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप। भारत में सभी व्यक्तियों को अपना धर्म चुनने और उसका पालन करने का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता में अंतःकरण की स्वतंत्रता भी समाहित है। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को चुन सकता है या निर्णय भी ले सकता है कि वो किसी भी धर्म का पालन करेगा या नहीं करेगा। धार्मिक स्वतंत्रता का ये मतलब है कि सभी व्यक्तियों को अपने धर्म को अबाध्य रूप से मानने, उसके अनुसार आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध भी है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। संविधान निर्माताओं को पता था कि स्वतंत्र भारत को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसमें सभी नागरिकों में समानता लाना और सबका कल्याण करना सबसे बड़ी चुनौती थी। उन लोगों ने भी ये सोचा कि इन समस्याओं को हल करने के लिए कुछ नीतिगत निर्देश जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही वो इन नीतियों को भी भावी सरकारों के लिए बाध्यकारी नहीं बनाना चाहते थे। संविधान में कुछ निर्देशक तत्वों का समावेश तो किया गया, लेकिन उन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू करवाने की व्यवस्था नहीं की गई। इसका अर्थ है कि अगर सरकार किसी निर्देश को लागू नहीं करती तो हम न्यायालय में जाकर ये मांग नहीं कर सकते कि उसे लागू कराने के लिए न्यायालय सरकार को आदेश दें। इसीलिए कहा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, मतलब कि यह संविधान का एक हिस्सा है जिसे न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। संविधान निर्माताओं का मानना था कि इन निर्देशक तत्वों के पीछे जो नैतिक शक्ति है वो सरकार को बाध्य करेगी कि सरकार नीति निर्देशक तत्वों को गंभीरता से ले। इसके अलावा वो ऐसा भी समझते थे कि जनता उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी भावी सरकारों पर डालेगी, और संविधान में ऐसी नीतियों की एक निर्देशक सूची रखी गई। निर्देशों की उस सूची को राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। इसमें 3 बातें होती हैं प्रमुख, कि वो लक्ष्य उद्देश्य जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करना चाहिए, वो अधिकार जो कि नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए, और वो नीति जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए। नीति निर्देशक तत्वों को देखने से आपको संविधान निर्माताओं की भारत की कल्पना का आभास होगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, गोल यानी उद्देश्य, लोगों का कल्याण, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, संसाधनों का समान वितरण, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना इसके गोल्स हैं। नॉन जस्टिशिएबल राइट्स, पर्याप्त जीवन यापन, महिलाओं और पुरुषों को समान काम की समान मजदूरी, आर्थिक शोषण के विरुद्ध अधिकार, काम का अधिकार, 6 साल से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा। पॉलिसीज इसकी थी समान नागरिक संहिता, मद्यपान निषेध, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा, उपयोगी पशुओं को मारने पर रोक और ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन देना। तो आज हम इस चैप्टर के कंक्लूजन पे आते हैं, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। महाराष्ट्र के एक क्रांतिकारी समाज सुधारक ज्योतिबा राव फुले 1827 से 1890 की रचनाओं में हमें सर्वप्रथम ये विचार मिलता है कि अधिकारों में स्वतंत्रता और समानता दोनों ही निहित है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ये विचार और स्पष्ट हुआ कि संवैधानिक अधिकारों के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा। हमारे संविधान में इस लंबी परंपरा को मौलिक अधिकारों की सूची के रूप में देखा जा सकता है। 1950 से न्यायपालिका ने अधिकारों के महत्वपूर्ण संरक्षक की भूमिका निभाई है। न्यायिक व्याख्याओं ने कई अधिकारों का क्षेत्र विस्तृत कर दिया है। हमारी सरकार और प्रशासन इसे परिप्रेक्ष्य में काम करते हैं और अधिकार सरकार के कार्यों की सीमा तय करते हैं और देश में लोकतांत्रिक शासन सुनिश्चित करते हैं।